वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट के पेश होने के बाद जहां सरकार की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कहा जाने लगा कि ये बजट जो है पूरे देश के हित में है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, वहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर हुआ। कभी भेदभाव का आरोप लगाया तो कभी इसको कुर्सी बचाने की बात कही गई इसको लेकर। और आज दूसरे दिन यानी कि सदन का दूसरा दिन चल रहा है, इसमें सुबह से ही विपक्ष जो है बजट को लेकर भेदभाव वाले आरोप को लगाते हुए लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर इस बजट में ऐसा क्या है कि जिसको भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है, और साथ ही साथ इस बजट ये बजट जो जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, क्या ये बजट देश हित के लिए जो है उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। ये तमाम बातों बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बजट को लेकर जो इतना हंगामा मचा हुआ है, आखिर ये हंगामा क्यों बरपा हुआ है? देखिए, आप भी इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई भी बजट आम बजट पेश होता है, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, बजट आता है तो विपक्ष का काम ही है कि ये बजट अच्छा नहीं है। उसका काम ही है, बट नेचुरल है, वो यही कहता ही है और उसमें कटौती का वो प्रस्ताव भी डालता है। तो ये तो उम्मीद की जा रही थी कि बजट आएगा तो कोई ये तो कहेगा नहीं कि यहाँ बहुत अच्छा बजट है। ऑब्वियस सी बात है, आप विपक्ष में बैठे हैं तो कमियां उसकी गिनाएंगे, लेकिन इस कदर और इतना वोकल होकर के जिस इस बजट के खिलाफ खड़े हो गए हैं लोग, ये एक तो दो चीजें, एक तो दिखा रहा है कि विपक्ष जो है उनकी ताकत, एकजुटता है उनमें अभी भी है, इंडिया गठबंधन में ताकत है वो, और सभी एक मुद्दे पर खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात कि पिछले 2 टर्म से जब बजट पेश होता था, इससे पहले जब 10 बार बजट पेश हुआ मोदी सरकार का, तो इतनी खामोशी रहती थी, पता भी नहीं चलता था कि विपक्ष जैसी कोई चीज भी है। लेकिन इस बार यही वजह है क्योंकि सरकार, ये मोदी का 240 वाला बजट है, जो मैं कल से कह रहा हूँ कि ये 240 यानी भाजपा का 240 वाला बजट है। अगर ये 272 वाला बजट होता तो कुछ अलग ही शक्ल होती है। ये 32 कम वाला बजट है। हाँ, ये कम वाला बजट है, और इसके पीछे वही 2 लोग हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इसीलिए तो कहा जाए ना, कुर्सी बचाओ बजट है ये, कि 2 बैसाखियों पे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2 बैसाखियों पे इस बार मोदी सरकार चल रही है। हालांकि देखिए, विपक्ष का काम है कि एक अलग अलग नैरेटिव बनाते रहना, उसमें वो सफल भी रहे हैं कई दफे। इससे पहले 24 दलों के साथ सरकारें चली हैं, तो कोई ये नहीं कहता था कि इतनी लूली लंगड़ी सरकार है, कमजोर सरकार है। और लेकिन क्योंकि मोदी सरकार अपने आप में इतनी मजबूत हमेशा से रही है, वो पहली बार कमजोर दिख रही है, तो हर तरफ से घेरे हुए हैं लोग उसको, और इसीलिए अब हर स्टेट की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हमको क्यों नहीं दिया गया, हमारे स्टेट का नाम क्यों नहीं लिया गया। तो यही समस्या है कि इस बजट में सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो खासतौर पर विपक्ष में है, वो उनको लग रहा है कि इसमें उनके हिस्से की राजनीति है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी का नाम ही नहीं लिया गया इसमें। अरे भाई, नेशनल हाईवे अगर बनेगा तो क्या मतलब यूपी में नहीं आएगा? सही बात। एग्रीकल्चर में अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए दिया गया है तो क्या यूपी में नहीं आएगा? सोलर स्कीम की अगर बात कर रहे हैं पूरे देश के लिए हो रही, तो पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री आवास सबसे ज्यादा यूपी में बनेगा, तो क्या 40 लाख के आसपास का आंकड़ा आ रहा है। तो आप बताइए, दिया गया पूरे देश भर में, तो क्या यूपी में नहीं बने? मतलब आप चाह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक, स्पेशल, डेडिकेटेड प्रोजेक्ट उस राज्य को मिलना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। और सरकार अपने हिसाब से अपने हिस्से की समझदारी दिखाते हुए काम करती है। भाई, उसको लगा कि बिहार में आवश्यकता है करने की, उसने किया। बिहार तो वैसे भी स्पेशल पैकेज मांगता है। आंध्र प्रदेश ने इसलिए, बहुत लंबे समय से उनकी चिट्ठी पहुंची हुई थी कि अमरावती को हमको बनाना है राज्य की राजधानी, तो उसको दे दिया। हाँ, ये बात सही है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि आप सबको प्रसन्न कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका झुकाव कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। भाई, आपको हिमाचल को भी देना चाहिए था, वहां भी तो बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, देना चाहिए था। 9,000 करोड़ का प्रस्ताव सुक्खू जी ने भेज रखा है, कुछ दे दिए होते कि वहां चलो ठीक है काम। तो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार एकदम दूध की धुली हुई है, लेकिन ये भी नहीं है कि विपक्ष भी एकदम दूध का धुला हुआ। सब अपने अपने हिस्से की राजनीति कर रहे हैं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। लेकिन यह है कि पहली बार किसी बजट को लेकर के इस कदर विरोध इससे पहले नहीं देखा गया है। अच्छा, एक चीज और है कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है आंध्र प्रदेश और बिहार को लेके, कहीं ऐसा तो नहीं विपक्ष को लग रहा हो कि विपक्ष बेसिकली जो शतरंज की बिसात की बात की जाए, इस राजनीतिक बिसात की, तो जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये 2 ऐसे जो है मोहरे कह लें जो उस बिसात की, कि जिसपे विपक्ष की भी नजर थी। लेकिन मोदी सरकार ने इस बजट में सीधे तौर पे इंडिकेशन जो दिया, तो इससे कहीं विपक्ष का वो खेल तो गड़बड़ाता नहीं नजर आया, इसकी वजह से विपक्ष और बौखला गया
कि भाई ये तो इन दोनों को प्रसन्न कर देंगे, तो फिर देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये वही चीज है कि किसको कहाँ कितना स्पेस और फायदा मिलता है। इंडिया गठबंधन की संरचना ही नीतीश कुमार ने रखी, लेकिन वो आज उनके साथ नहीं है। नीतीश कुमार के लिए कहते हैं कि वो सत्ता में आते हैं, समझ में नहीं आते हैं, मतलब आप उनको समझ ही नहीं सकते, लेकिन हमेशा सत्ता में रहेंगे वो। तो उन्होंने कैलकुलेशन कुछ किया होगा, उनके रोबोटिक जो दिमाग है कहीं ना कहीं कि क्या गुणा गणित किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ, और देखिए उसका फायदा मिला। 58,000 करोड़ रुपए बिहार की जेब में गए। नीतीश कुमार धुरी बने हुए हैं देश की राजनीति में इस समय। चंद्रबाबू नायडू नेचुरल एलाई रह चुके हैं भाजपा के, तो इस बार उनको लगा कि भाई हमको स्टेट में भी सरकार चलानी है। तो स्मूथ सरकार कहाँ चलेगी? एक होती है कि बहुत परेशानी से सरकार चलाने वाली, एक होती है स्मूथ। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश की सरकार इतनी स्मूथ से चलेगी, लाइक ब्रेड एंड बटर, कुछ पूछना ही नहीं है, जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो सबने देखा कि किसको कहाँ कितना फायदा हो रहा है और कितनी आसानी हो रही है। नीतीश कुमार भी एकदम दूल्हे राजा की तरह जो चाह रहे हैं वो उनको मिल रहा है। चंद्रबाबू नायडू कुछ बोले उससे पहले मिल जा रहा है। कल एक दिन पहले ही स्पेशल जो स्टेटस था उसके दर्जे को लेकर जो है जब सरकार की तरफ से जवाब दिया गया तो लालू प्रसाद यादव घेर रहे थे। और अब देखिए एक चीज ये भी तो दिख रही है इस बजट में के बाद, जो जिस तरीके से पार्टियां विरोध कर रही हैं कि आप जो है बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला उसके लिए विरोध कर रहे थे, फिर आप उस बजट की भी बात कर रहे हैं कि ये बजट जो है पर्याप्त नहीं है, बजट उस लायक नहीं है। अब आप जो है आंध्र प्रदेश और बिहार को जो चीज मिली है फिर आप उसको साइडलाइन करते हुए आप कह रहे हैं कि भेदभाव हो गया। तो विपक्ष एक तरह से मुहर भी तो लगा रहा है कि भाई आंध्र प्रदेश और बिहार को जो मिला है वो जरूरी था, यानी कि निर्णय सही है। भाई देखिए, जहां पे जो आवश्यकता वो मिलना चाहिए, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है, ये बात भी सही है। अब ये भेदभाव वाली अगर बात है कुछ हद तक महसूस होती भी है। मसलन उत्तर प्रदेश में देखिए भाजपा 62 से 33 पे आ गई है इस समय। यूपी को तमाम केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा नयापन नहीं है जिसमें उत्तर प्रदेश की छाप दिखे। जिससे बजट में बिहार की छाप है, आंध्र प्रदेश की छाप है, दिख रहा है, यूपी की छाप नहीं है। तमिलनाडु, हाँ केंद्रीय योजनाएं हैं वो सब जगह जाएंगी। तो बात है कि अगर आपको बिहार को और आंध्र प्रदेश को आपने दिया है कुछ, तो विपक्ष एक तरीके से सर्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल सर्टिफिकेशन कर रहा है कि इनको मिलना चाहिए था, इनको मिला, लेकिन उतना नहीं मिला। ठीक है, तो ये 5 साल की अगली भी राजनीति है, अभी 4 और बजट आने हैं इसमें, इनफैक्ट 5 और बजट आने हैं। तो आप देखिएगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपनी उपयोगिता भी 25 में बिहार में चुनाव भी है। जी, मैं इसी पे आ रहा था कि ये जो बजट है, क्योंकि आने वाले कई स्टेट्स में चुनाव है, इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में कई स्टेट्स में जो है विधानसभा चुनाव, बिहार भी शामिल है उसमें। तो ये बजट क्या मतलब इसको जो ये चुनाव होने हैं, जो विधानसभा चुनाव होने हैं राज्यों में, इस बजट में देखिए युवाओं की बात की गई, ठीक है, जो है कई लाभ ऐसे दिए गए, क्योंकि माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश और जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो भाजपा की सीटें कम हुई हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है युवाओं का है। तो युवाओं को भी केंद्र में रखा गया। तो इस बजट को उन चुनावों से जोड़ के अगर देखा जाए तो इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए बिल्कुल, अभी आप बजट नहीं छोड़िए, अभी कुछ दिनों की बात और निकलिए, आपको देखिएगा हरियाणा को देखते हुए, महाराष्ट्र को देखते हुए कुछ बड़े ऐलान और होंगे। मसलन अग्निवीर पे कुछ हो सकता है, पेंशन स्कीम पे कुछ केंद्रीय कैबिनेट कुछ काम कर सकती है, जो बताया जा रहा है न्यू पेंशन स्कीम में दायरा कुछ बढ़ाने की बात की जा रही है। इसकी बैठकें भी हुई हैं इसको लेकर। तो आप देखिएगा इसका असर दिखेगा, लेकिन अभी थोड़ा और आगे बढ़ने दीजिए, चुनाव नजदीक आएगा हरियाणा का और महाराष्ट्र का। अभी इस बजट में बिल्कुल दिख रहा है कि जो यूथ है, जो नौकरी के लिए जा रहा है, चाहे पहली नौकरी के लिए जा रहा है, चाहे इंटर्नशिप के लिए जा रहा है, को स्टाइपेंड देने की बात हो रही है, वही खटाखट वाली जो बात, खटाखट वाली है, उसको कल कांग्रेस ने खुद कहा कि भाई ये तो हमारी कार्बन कॉपी है। कांग्रेस ने मान लिया ना इस बात को कि हमारी कार्बन कॉपी है। तो मतलब मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई अगर कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे दबाव में हमारी बात को ये लागू कर दे रहे हैं कुछ कम ज्यादा करके, उनको प्रसन्न होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। और आप ये समझिए कि हमेशा बजट को लेकर के पहले जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती थी उसका बहुत रवैया अलग तरीके का होता था, लेकिन इस बार क्या आया, कुर्सी बचाओ बजट है। मतलब उनको लगा कि अब हम इस बजट की भी अगर इतनी आलोचना कर देंगे तो हमारी जो कुछ बातें सरकार लागू कर रही है हम उसको कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो बजट को लेकर के हर सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्तर की राजनीति है, और इतना एकजुट और
जब सबके मुद्दे अलग अलग हैं, उसके बावजूद लोग एक जगह दिख रहे हैं। मतलब उनको पता है कि अगले 5 साल हमको अलग अलग रह करके कमजोर बने रहने के बजाय एकजुट रह करके मजबूत विपक्ष दिखाए जाए। ये बात सही है कि हो सकता है कि अलग अलग मौके पर वो फिर अलग अलग दिखाई दें, लेकिन अभी एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि सरकार के सामने थोड़ी सी समस्याएं तो हैं, विपक्ष मजबूत होता है। प्रधानमंत्री को कहना पड़ गया ना कि लोकतंत्र का गला घुटा गया जब मैं बोल रहा था वहां पे, तो इसका असर पड़ता है। और मुझे लगता है कि अभी बजट पर जब लोग बोलेंगे तमाम लोग, तब भी इसका असर दिखाई देगा। तो हर स्टेट की अपनी समस्याएं उस हिसाब से बयान आ रहे हैं सामने। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ चुका है और उस पर राजनीति भी बदस्तूर जारी है। विपक्ष के अपने दावे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं। फिलहाल आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।